हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री के जो कि हमारा पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है महत्वपूर्ण, क्योंकि 2 ही महीना कुल बचा है पेपर को, क्लास 10th वाले या 12th वाले को बोर्ड की परीक्षा। तो हम पहले देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर पॉइंट्स हमें कौन कौन सा पॉइंट्स पढ़ना होगा चैप्टर में। तो हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उसे संतुलित भी करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। अब तीसरा पॉइंट हम संतुलित कर लेंगे तो हम इनके प्रकार को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ये 3 चीज होती है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये वाला है, क्योंकि संतुलित करना बहुत देता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में संतुलित ही करना, इस चैप्टर से सिर्फ संतुलित करना होता है। कभी कभी तो संचरण आ जाता है परिभाषा या वर्गगणिता का परिभाषा, तो हम संचरण या वृगगणिता बुक में देख लेते क्या है। वृगगणिता, वृगगणिता। तो हमें कितना पॉइंट, 1 पॉइंट 2 3 4 5 पॉइंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस पॉइंट तो हम आज देखते हैं एक एक पॉइंट को। रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या? रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें भौतिक या परिवर्तन ये सब तो होगा ही। तो इसके पहले हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा। इसके पहले हमें चैप्टर के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो परिचय लिखेंगे। परिचय में भौतिक और रासायनिक, ये तो भौतिक परिवर्तन, जब कोई परिवर्तन होगा तभी तो रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन। तो हमें ये दोनों चीज जरूर देखना होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया होगी। देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें इनके द्रव्यमान में कोई कमी न हो, इनकी भौतिक अवस्था में कुछ न हो। जैसे बर्फ है, जल बन सकता है, जल से बर्फ बन सकता है। और क्या ले लेते हैं, जल से वाष्प कराकर कोई ऐसे रखे रहेंगे तो उसमें हम फिर पानी के रूप में आ सकता है। जैसे कभी चावल तो सब लोग करेंगे। जब चावल अगहन जो अदहन होता है जब करते हैं, जब ऊपर परत रखी रहती है तो वहां से बूंद के रूप में गिरता है, तो उसी को जल वाष्प कहते हैं।
इसमें कोई नई चीज नहीं बनेगी। इसमें भौतिक अवस्था कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि होगा, यदि होगा तो कुछ समय के लिए, जैसे जल से बर्फ बनना। कुछ ही देर के लिए बनेगा, जब तक फ्रिज में रहेगा। जैसे ही ऊष्मा पाएगा वह जल का रूप ले लेगा। जल भी फ्रिज में रहेगा तो वह बर्फ बना रहेगा। तो हम देखते हैं, तो भौतिक परिवर्तन में न कुछ द्रव्यमान में कमी नहीं होगी। यदि 1 किलो है तो 1 ही किलो रहेगा। अब रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं। ऐसा परिवर्तन, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, इनकी अवस्था में परिवर्तन होगा और इनके द्रव्यमान में कमी होगी। 1 किलो है तो 500 ग्राम बन सकता है, या कुछ भी 950 ग्राम बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और इसमें न्यू प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। मतलब न्यू प्रोडक्ट का मतलब है नया उत्पाद या नई वस्तुएं बनेगी इस रासायनिक परिवर्तन में। तो अब ये दोनों हम जान चुके हैं कि इसमें भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि होगा तो कुछ समय के लिए होगा, जैसे जल से बर्फ बनना। और द्रव्यमान में कमी नहीं होगी। यदि 1 किलो है तो 1 ही किलो रहेगा। रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन होगा। इनके अवस्था का मतलब क्या होगा? अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस, इनकी अवस्था है वे परिवर्तन। द्रव्यमान में कमी होगी। यदि 1 किलो होंगे तो इनमें कुछ बनेगा, कुछ नहीं, और इसमें नया उत्पाद बनेगा। तो हम देखते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसे देखते हैं। बस परिचय तो हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलने पर जो क्रिया उत्पाद उत्पन्न करते हैं या नया पदार्थ निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या तत्व
या पदार्थ, तत्व या पदार्थ कुछ भी कह सकते हैं, तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर कुछ वस्तु या कुछ नई वस्तुएं प्राप्त करती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नई वस्तु प्राप्त करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके हाँ, एक बात और, जैसे सोडियम प्लस Cl NaCl, तो हम इसे इतने का और इतना, इसे हम अभिकारक इसे उत्पाद कहते हैं। इतना तीर से जो जहाँ से तीर शुरू हो उसे अभिकारक कहते हैं। जो तीर जहाँ खत्म होकर ऐसे हो वो उसे उत्पाद कहते हैं। तो अब समझ गए हैं। रासायनिक समीकरण चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया देख चुके हैं। रासायनिक समीकरण जैसे इसी का नाम है सोडियम प्लस क्लोरीन अब ये नमक बनेगा। नमक भी कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, इसे हम कह सकते हैं। इसको संकेत में लिखना ही हमारा समीकरण होता है। यह समीकरण है। पहले के महान नेता थे जो कि कहते हैं हिंदी में इतना बड़ा लिखेंगे तो हमें समय लगेगा, लेकिन इसका प्रतीक लिख देंगे तो कम समय होगा और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसका प्रतीक रख देते हैं। 1 से 30 तक आप सब लोग तत्व याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी में से ज़्यादा पूछता है। सोडियम 11 पर है, क्लोरीन 17 पर है। ये प्लस देता है, ये माइनस देता है, जो बाद में आकर ये प्लस माइनस से कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संतुलित करना। दूसरा पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट था रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा था संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, बुक में देख लेते हैं।
जैसे हम लेते हैं नौसादर, ये जिसका सूत्र है NH4Cl2 प्लस में CO को जलता हुआ चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अब हम क्या बना सकते हैं इसे, अब Ca और Cl2 CaCl2 प्लस में ये हो गया। अब H, अब क्या बन सकता है, भाई, अब देखते हैं H2O, H यहाँ पर 4 है ना, HO ऑक्सीजन 1 है तो H2O बन जाएगा। अभी और बनेगा, अब NH अमोनियम बनेगा, NH3 तो हमारा देखते हैं संतुलित है या नहीं। तो Ca ये तो संतुलित है, O ये भी संतुलित है, ये संतुलित है, ये। अब Cl देखते हैं, यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन 2 है, 2 3 2 5 हाइड्रोजन है, 5 है। इधर 4 2 8, यहाँ पर गुणा होगा, 4 2 8। अब ये N है, ये भी 2 हो गया है, तो हमें 2 यहाँ पर लगाना होगा। अब हमारा N बराबर है, N और N बराबर है, तो अब 4 2 8 8 हाइड्रोजन है, और 3 2 6 और 2 प्लस 2 8 हमारा इधर भी हाइड्रोजन हो गया। अब Cl2 ये भी बराबर हो गया, इधर Cl 2 है, इधर Cl 2 है। Ca इधर 1 है, Ca इधर 1 है, तो हमारा Ca और H क्लोरीन सब बराबर हो गया है, तो हमारा समीकरण संतुलित है। आप देख सकते हैं संतुलित है हमारा। अब दूसरी ऐसे लेते हैं, अब H2 प्लस Cl2, अब क्या बनेगा हमारा, जल्दी बताओ। इससे क्या कहते हैं, अभिकारक। इधर जो बनेगा उसे उत्पाद कहते हैं। तो हमारा HCl2, हमारा HCl बनता है। HCl ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि आपके पेट में पाया जाता है, आमाशय में, जो भोजन में कीटाणु होते हैं उसे मारने के लिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, Cl मतलब क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। और हम एक लेते हैं जो बोर्ड पेपर में आया होगा, और क्या लें, देखते हैं Mg प्लस O2 ऐसे लिख रहेगा, बराबर MgO ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड
मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे अभिकारक और उत्पाद भी कहते हैं। तो यहाँ Mg 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो हमें यहाँ ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर Mg को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 Mg, तो यहाँ पर Mg 2 हो गया, मतलब मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, तो इसलिए हमें इधर भी 2 गुणा करना पड़ेगा। 2 Mg इधर है, 2 Mg इधर है, और O2 इधर है, तो हमारा संतुलित है। अब ये सब लोगों को आ गया होगा, बोर्ड पेपर में आसान पूछता है। अब देखते हैं आगे इसके प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रिवीजन है भैया, रिवीजन। अब इसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन तो हमारा पहला जो है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, ऊष्माशेषी, उष्मा अवशेषी, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना होगा वही हम लिखेंगे। तो हम संयोजन अभिक्रिया, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। जब कहीं 2 से मिलकर 1 बनता है उसे संयोजन, मतलब कोई, कैसे बताएं, जैसे A + B = AB, तो ये संयोजन, मतलब ये जोड़ रहा है इसे, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व को आपस में जो संयोग कराने पर एकल, मतलब एक उत्पाद उत्पन्न होता है। उत्पाद AB, एक उत्पाद, मतलब यहाँ पर एक उत्पाद हो रहा है, यहाँ 2 या 2 से अधिक। आप इसी में याद कीजिए A + B = AB। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 या 2 या, मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों या तत्व को योग प्लस का धन लिखा है, इसे संयोग कहेंगे। संयोग कराते हैं तो हमें उत्पाद में एकल यौगिक उत्पन्न, मतलब उत्पाद मिलता है। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आपको बुक कॉपी में लिखना हो तो देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व को संयोग मतलब जोड़कर उसे उत्पाद में एकल यौगिक पदार्थ मिलता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम अब उदाहरण देख लेंगे, एग्जाम्पल जैसे अभी हम कराए हैं कई बार, AB+, इसकी फॉर्मेट में रहेगा, फॉर्मेट जहाँ पर ऐसे आ जाएगा उससे संयोजन क्रिया बताना। जैसे H, जल का ही ले लीजिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है,
H2O, तो H2 प्लस O2 जाके H2O। अब यहाँ पर गैस के कारण ये 2 लगा होता है। H2O2, यहाँ तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, यहाँ पर संतुलित नहीं है ये रासायनिक अभिक्रिया। तो हम क्या करके इसे संतुलित कर सकते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन वहाँ पर 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखकर इसे संतुलित कर देंगे। नहीं, इससे संतुलित तो हो गया, ये ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2। तो भैया यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए ना, 2 2 4, 2 2 4, 2 2, बस संतुलित हो गए। तो संयोजन अभिक्रिया तो समझ में आया होगा बेहतरीन से। तो अब हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के बाद वियोजन अभिक्रिया। संयोजन वियोजन, जहाँ वियोग हो, श्रृंगार में पढ़ते होंगे वियोग, जहाँ पर वियोग नामक हास्य। तो हम संयोजन की जगह वियोजन लिख देते हैं, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों को बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयव तत्व या लघु यौगिकों को अपघटित हो जाता है। इसी का सेम उल्टा है। यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया में AB प्लस AB बताए थे, इसी का उल्टा हो जाएगा। उत्पाद वाला, ये उत्पाद है, उत्पाद का अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक का उत्पाद हो जाएगा, बस। तो AB A प्लस B। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल यौगिक अभिकारक से दो अलग अलग यौगिकों में बट जाना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जहाँ वियोग हो, यहाँ पर वियोग हो रहा है, AB है, यहाँ भैया ये साथ रहे, ये साथ रहे, ये इनका तोड़ दें, कहीं भैया तो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो ये अपने रास्ते गए, ये अपने रास्ते आए, तो कहीं बीच में पलह लगा दो, कब्बो मिल जावे आई की, तो ये संयोजन में जाथिन मिल जाथिन। तो यही कहें, या का वियोजन कहा थी, या का संयोजन कहा थी। अब समझ में तो आया होगा। वियोजन अभिक्रिया वह होती है जहाँ एकल अभिकारक से एकल, जैसे अब यहाँ पर हम नमक का H2O का मतलब नमक का लेते हैं, यहाँ NaCl है, तो हम इसे तोड़ सकते हैं सोडियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन में। तो ये वियोजन अभिक्रिया है, यहाँ वियोग हो रहा है ना, ये जुड़ा रहे, अब यहाँ आते जाओ अपने रास्ते। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देख ले। उदाहरण या ऐसे भी कह सकते हैं AB प्लस B। एकल यौगिक को सरल रूप में तोड़ना ही वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ये बुक की भाषा है,
बुक में ऐसा लिखा हुआ है रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल यौगिक या उष्मा कुछ देकर इसे सरल यौगिकों में तोड़ते हैं तो इसी को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ये 3 प्रकार की हो सकती है, उष्मा द्वारा, उष्मा द्वारा, उष्मा द्वारा, ताप द्वारा और एक विद्युत के द्वारा। हाँ, विद्युत के द्वारा। ये 3 प्रकार से अपक्रिया हो सकती है। जब आप उष्मा देंगे, उष्मा, तो कुछ रासायनिक अपक्रिया होगी, ताप देंगे तो कुछ होगी, विद्युत देंगे तो होगी। जैसे उष्मा में इसी को उष्मीय उष्मा अपक्रिया कहते हैं, इससे ताप अपक्रिया कहते हैं, तापीय अपक्रिया, विद्युतीय अपक्रिया इसी को कहते हैं। अब वियोजन अपक्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया में यही तीनों आता है तो हम इसका ही करा देते हैं। पहला देखते हैं तापीय, तापीय वाला। नंबर 1 तापीय। तापीय भैया सर्दी में ठंडक लग जाएगी, तापिएगा जरूर। तापीय, तापीय का उदाहरण देखते हैं। ताप देकर जहां ऊपर, जैसे लेड नाइट्रेट है मतलब पीबी, पीबी प्लस, नहीं इसी में है NO3 2, पीबी, पीबी। अब भैया ये तो O प्लस NO2, NO2 प्लस O2, ये भैया ताप दिए हैं, ताप, तो इसे तापीय कहेंगे। ताप, P 3 2 6, मतलब यहाँ 6 6, मतलब यहाँ पर 6 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 6। इसे अब संतुलित करते हैं। इसे यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पर 2 2 4 1 5, यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है। पीबी, पीबी 1 है, पीबी, पीबी 1 है। अब N, N ये जो ब्रैकेट लगा रहेगा ये दोनों में गुणा होगा, तो N तो 2 है, यहाँ N 1 है, N 1 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि N में 2 से गुणा करने पर तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाएगी प्लस 4, मतलब 2 और जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, 7। यहाँ 3 2 6 6 है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 ये हो जाएगा, 2 2 2 यहाँ, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 2 4 2 4 6 6 2 8। अब यहाँ 3 2 6 6 दूनी 12 12, यहाँ पर कितना हुआ 2 2 4 4 6 6 7 8, यहाँ पर 2 2 2 4 4 8 8 2 10, नहीं 4 2 8 8 4 12। भैया ये तो संतुलित ही नहीं हो रहा है, कैसा है। तीन दो छः, 3 2 6, पीबी, पीबी 2 हो गया, पीबी 2 हो गया, O6 है, 2 2 4
NO2 यही है NO2 NO2 दो O2 है, दो दो चार, दो दो पाँच, तीन दो छः, छः दूनी 12, 12, दो यहाँ हो गया, दो यहाँ हो जाएगा, दो यहाँ तो दो ये हो जाएगा। अब N दो 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 चार, यहाँ पर 4 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 रहेगा। अब देखिए भैया बराबर है कि नहीं। Pb 2 है, Pb 2 है। ऑक्सीजन कितना है 3 2 6, 6 2 12। ऑक्सीजन 12 इधर है अभिकारक में, अब इधर 2 2 4, 4 2 2 4, 2 2 4, 4 ये हो गया। अब 4 2 8, 8 हो गया। 3 2 6, 6 2 12, 2 2 4, 4 4 2 6, 2 2 4, 4 यहाँ पर 2 रहेगा, 2 दूना 4, 4 2 2 2 4, 4 4 4 4 8 4 3 12। ऑक्सीजन 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया। अब N2 है, इधर N2 है। अब Pb 2 है, Pb 2 है, तो हमारा Pb 2 है, Pb 2 है, तो हमारा संतुलित हो गया। ऐसा ऐसा कुछ आएगा कि आपको परेशान कर देगा, लेकिन आएगा जरूर। दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। अब तापीय का हो गया है। अब हम दूसरा देख लेते हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इसमें H2O लेते हैं, H2O प्लस, इसमें सिर्फ H2 ही लीजिए, H2 प्लस O2 यही बनेगा। अब यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे बस। और यहाँ पर हमारा ये विद्युत है। विद्युत जब हीट करेंगे, मतलब जब गैस देंगे या विद्युत से, हीटर को जब नहाते हैं ठंडी में तो ताप देकर, मतलब विद्युत देकर ही इसे गर्म करते हैं, तो ये इसमें टूट जाता है। अब कौन सा है, विद्युत हो गया, तापीय हो गया, उष्मा। उष्मा देखकर कुछ भी बर्फ से जल हो जाएगा, बर्फ से जल, बर्फ से जल, ये कम ही आता है। ये सिर्फ इसके वियोजन के, ये तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वियोजन अपक्रिया हो गया, सिर्फ रासायनिक अपक्रिया के प्रकार ही पूछे जाते हैं बस। अब तीसरा है, जो तीसरा क्या है, संयोजन अपक्रिया हो गया। अब आता है विस्थापन अपक्रिया। ये तो भैया बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया, इसे स्टार पॉइंट के लीजिएगा, स्टार पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसे देखिएगा जरूर। विस्थापन अभिक्रिया क्या मतलब होता है। विस्थापन अभिक्रिया में ये अभिक्रिया होती है जिसमें एक क्रियात्मक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियात्मक पदार्थ को विस्थापित कर देना। जैसे भैया AB प्लस BC नहीं, D और D
डीजे 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 लेते हैं तो हमारा ये एक तत्व, दो तत्व, तीन, चार तत्व हैं, चार तत्व हैं। तो इसके स्थान पर ये आ जाएगा, इसके स्थान पर ये, तो विस्थापित कर देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी प्लस सी बराबर ए सी प्लस बी। यहाँ सी बी को विस्थापित कर दिया है और सी बी का स्थान ले लिया है। तो हम विस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुक में लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में ये अभिक्रिया होती है जिसमें एक क्रियात्मक पदार्थ दूसरे क्रियात्मक पदार्थ को विस्थापित कर देती हैं। ऐसी घटना को या ऐसी प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम देखेंगे इसका उदाहरण। ये रिवीजन है भैया, रिवीजन, क्योंकि 2 महीना परीक्षा को बचा है। एक क्लास में वन शॉट की तरह लेकर आए होंगे। विस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, इसके बाद अम्ल और क्षार है दूसरा पाठ, इसको भी लेकर आएंगे। लेकिन पहले ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इसका हम उदाहरण देख लेंगे। एक उदाहरण देते चलेंगे तो जल्दी होगा कंप्लीट। जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो AB प्लस सी AC फॉर्मेट इसे जरूर फॉर्मेट तो जरूर लिखना, क्योंकि इसी से याद हो जाएगा। जैसे जिंक है, ए है और सी, तो हम इसे ए बी मान लेते हैं, इसे सी। तो हम नहीं, या इसको जहाँ पर 2 है इसे ए बी, इसे सी मान लेते हैं। अभी ऐसे लिख सकते थे CuO4 प्लस जिंक, अर्थ एक ही होगा, बनेगा वही। तो हम देख लेते हैं। इसमें क्या बनेगा, हम इसको ले लेंगे, इसको जिंक SO4 प्लस Cu, यही बनेगा। फॉर्मेट से ही हमें पता चलता है कि इसका उदाहरण कैसा होगा, इसकी परिभाषा से। क्योंकि कह रहा एक क्रियात्मक पदार्थ दूसरे क्रियात्मक पदार्थ को विस्थापित कर देता, मतलब ये एक क्रियात्मक पदार्थ है, ये भी एक क्रियात्मक पदार्थ, जो कि एक क्रियात्मक पदार्थ दूसरे क्रियात्मक पदार्थ को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा था। तो हम अब इसके आगे देखेंगे चौथा भाग क्या है, इसका प्रकार कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और होगा 2 विस्थापन। जो 2 विस्थापन है, ये बहुत, विस्थापन और 2 विस्थापन, ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2 विस्थापन, विस्थापन 2 विस्थापन क्या होता है, जो एक साथ 2 चीजों को विस्थापित करें। जैसे फॉर्मेट तो भैया नहीं छूटना चाहिए। फॉर्मेट AB प्लस CD। अब इसका क्या होगा, अब इसको ये ले लेगा, इसको ये, AD प्लस CB या BC कुछ भी लिखेंगे।
तो हमारा फॉर्मेट यही होगा विस्थापन अपक्रिया का। मार्कर में खत्म हो गई है, यही होगा। तो हमारा हम इसे देख सकते हैं, जैसे शुद्ध क्या है इसका है सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम इन्फिनिट सोडियम 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 सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। अब इसका क्या बन सकता है, AbAd को इसको ले लिया है, इसको ले लीजिए, देखते हैं सही है यदि नहीं तो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट ये सही है। आप देख सकते हैं हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ इसी के अनुसार चल रहे हैं। फॉर्मेट ऐसा ही होगा, सोडियम क्लोराइड और सल्फेट बेरियम। तो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट, बुक में देखिएगा ऐसा ही होगा बुक में। और भैया ये AQ यहाँ पर बहुत बुक में AQ+S और ग्लास G लिखा रहता है। Ag का मतलब होता है जलीय विलयन और इसका होता मतलब ठोस। और ये जो G लिखा होता है इसका मतलब है गैस, यही होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं Ag क्या है, G क्या है, S क्या है। तो ये हमारा AQ है और ये S है हमारा। तो हम देखेंगे अब दो विस्थापन के आगे क्या कौन सा प्रकार आता है। दो विस्थापन के आगे आता है उपचयन एवं अपचयन। भैया ये तो बहुत दिमाग खराब किए रहते हैं, अपचयन और उपचयन। अपचयन उपचयन ऊष्माशेषी और ऊष्मा अवशेषी, यही चार जो होते हैं बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं। इसी में कंफ्यूज होता है सब लोग, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करने देंगे। तो उपचयन और अपचयन हम ऐसा एक सारणी बना दे रहे हैं जिसमें आप देंगे, तुरंत खोलिएगा तुरंत पता चल जाए। तो बुक में जो कि बना है ये किसके आधार पर, तत्व के आधार पर अपचयन और उपचयन है, उपचयन और अपचयन है, उपचयन और अपचयन के आधार पर नहीं चल रहा है। उपचयन उपचयन और अपचयन। अच्छा, उपचयन का दूसरा नाम क्या है, आक्सीकारक, और उपचयन का नाम है अपचायक। तो इसे हम अपचायक भी कह सकते हैं, इसे ऑक्सीकारक जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उपचयन, ये उपचयन है, उपचयन में जुड़ता है और अपचयन में नहीं जुड़ता है।
अपचयन में ये निकलता है, अब हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है, नहीं इसमें निकलता है, इसमें जोड़ता है या जुड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें कमी होती है उपचयन में, और अपचयन में वृद्धि होती है। अब हमारा जो है ऑक्सीकरण की संख्या, ऑक्सीकारक की संख्या इसमें बढ़ता है, उपचयन में बढ़ता है, उसमें घटता है। तो हमारा मतलब ये है कि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन ह्रास होता है या निकलता है। तो हमारा उपचयन याद हो गया होगा। उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही है, या ऑक्सीकरण पूछ सकता है या उपचयन पूछ सकता है। तो उपचयन में होता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में निकलता है। उपचयन में हाइड्रोजन का निकलना होता है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, या ऐसे भी कह सकते हैं उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन में हाइड्रोजन निकलता है। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, उपचयन में हाइड्रोजन निकलता है। अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। और उपचयन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अपचयन में ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ती है और अपचयन में ऑक्सीकरण की संख्या घटती है। तो समझ में आया होगा। तो हम अब इसके आगे देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया भैया, रेडॉक्स अपक्रिया अभी बताते हैं क्या होता है। रेडॉक्स अपक्रिया सबसे सरल अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया जो आप अपचयन और उपचयन जो पढ़े हैं ना, उन्हीं को मिलाने से रेडॉक्स अपक्रिया होती। अपचयन प्लस उपचयन बराबर रेडॉक्स अपक्रिया होती है। अपचयन होगा या इसमें दोनों हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो इसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया बहुत सरल है, परीक्षा में आएगा तो लिख दीजिएगा। रेडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों का ही मिलाप होता है, उसी रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसके आगे हम ऊष्माशेषी अपक्रिया पढ़ेंगे। ऊष्माशेषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशेषी एक ही अपक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशेषी अपक्रिया
तो हम देखेंगे ऊष्माशेषी अपक्रिया। का भैया मार्कर का इंक खत्म हो गया है। अपक्रिया या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ये नाम से ही पता हो रहा ऊष्माशेषी, इसीलिए हम इसे लिखे हैं पहले ऊष्माशेषी। ऐसी अपक्रिया जहाँ ऐसी अपक्रिया, कोई भी अपक्रिया हो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती हो तो ऊष्माशेषी अपक्रिया कहते हैं। सीधा इसी से याद कर लीजिए, जहाँ ऊष्माशेषी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो उसे ऊष्माशेषी अपक्रिया कहते हैं या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। बस सिंपल सा इसका था परिभाषा। अब हम देखेंगे, अब क्या देख सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं, ये ऊष्माक्षेपी ही सिर्फ कहेंगे, ऊष्माशेषी अलग है, वही हम सोच रहे हैं अलग है। ऊष्माशेषी अपक्रिया ऊष्मा अवशेषी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो, उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशेषी अपक्रिया, ऊष्माशेषी जहाँ ऊष्मा का शोषण हो, जहाँ ऊष्मा की हानि हो, उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2O प्लस ऊष्मा बराबर H2O प्लस O2, यहाँ पर ऊष्मा का हानि हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, तो इसे ऊष्माशेषी अपक्रिया कहेंगे। अब हमारा ऊष्मा का प्रकार खत्म हुआ। अब इसके बाद संचरण और विगंधिता, ये 2 पॉइंट आते हैं जिसमें हम संचरण, ये अब की 2024 में आया हुआ प्रश्न है। ऊष्मा और मतलब वो संचरण और विगंधिता। तो संचरण किसे कहते हैं? संचरण जब कोई धातु अपने मतलब आसपास, आप देखे होंगे जब कोई आर्द्रता चीज मतलब नमी होती है, या घर पर देखिए लोहा यदि कहीं बाहर पड़ा है जहाँ पर नमी है, पानी बरसता है, नमी है, तो वहाँ पर नमी पाकर वो ऊष्मा मतलब लोहे में जंग लगता है, उसी को ऊष्मा मतलब उसे संचरण कहते हैं। ऊष्मा पढ़ाई ना तो बार आ रहा है, तो बुक में ऐसा लिखा है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संचरित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं। जैसे लोहे में मतलब जंग लगना, चांदी पर कलिक लगना, मतलब संचरण का मतलब है अपने आसपास आर्द्रता वाली वस्तु से संपर्क में आना या आने के बाद वह संचरित होने लगती है, उसे
संचरण कहते हैं। बस इतना सही है भैया। बुक के अनुसार चलेंगे तो बुक ही पर अटके रहेंगे, क्योंकि आपको पेपर में अपने मन से लिखना, अपने हिसाब से, अपने, तो इसीलिए हम सिंपल सा लेकर आए हैं। लिख देना संचरण, हेडिंग डालना, फिर लिखना आपने आसपास आर्द्रता वाली वस्तु से संपर्क में आना। मतलब जब पानी या कुछ भी बरसेगा, मतलब पानी बरसेगा और कुछ नहीं बरसेगा, पानी ही बरसेगा। जब बरसात के दिन पर या अन्य समय में किसी पदार्थ को आसपास, मतलब आसपास का मतलब है कहीं आप देखे होंगे कि आर्द्रता वाले वस्तु से अभिक्रिया कर उसमें मतलब संचरण होने लगता है, उसमें हानि होने लगती है, तो उसे संचरित, मतलब संचरित होने लगती, जैसे लोहे, जैसे जैसे लोहे में जंग लगना और चांदी पर काली परत लगना। अब ये तो हो गया, इतना ही सिंपल सा था। अब हम देखेंगे विगंधिता। विगंधिता वो होता है जो गंध उत्पन्न करे, उसे विगंधिता कहते हैं। जैसे कुछ चीज, मतलब अचार का सड़ना होता है तो अचार गंध मारेगा, तो विगंधिता हुआ होता है जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तभी विगंधिता हो जाते हैं। मतलब सीधा सीधा याद कीजिए, जब अचार है, अचार ये खाद्य युक्त, मतलब खाने वाली वस्तु, खाद्य युक्त। पहले ये सब लोग सोचते थे ये खाद जो खेत में पड़ती है वो खाद नहीं, ये खाद्य युक्त मतलब खाने योग्य। अचार जो है, अचार जब तक तेल, मतलब तेल और क्या कह रहा है, तेल तथा वसा वो लाइट चली गई थी तो अब आ गई है, तो हम पढ़ते हैं। अचार तथा तेल, अचार मतलब अचार में तो जब तेल और वसा, तेल वसा जब तक रहेगा तब तक वह कुछ नहीं होगा। जैसे ही तेल वसा मतलब जैसे तेल वसा मारकर ही नीचे, जैसे तेल वसा प्राकृतिक मतलब वायुमंडल या प्राकृतिक में वाष्पित होंगी तो तेल और वसा से युक्त हो जाएगी। जब प्राकृतिक में वाष्पित हो जाएगी तो तेल और वसा से युक्त हो जाएगी, मतलब युक्त मतलब खत्म हो जाएगी, युक्त हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, जब प्राकृतिक मतलब किसी वस्तु, मतलब किसी खाद्य युक्त पदार्थ में जब तेल तथा वसा प्राकृतिक होगा, तब यदि प्राकृतिक में वाष्पित होगी तो तेल और वसा से युक्त हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को विगंधिता, इस प्रक्रिया को
प्रक्रिया को विरिक गंधिता कहते हैं। सीधा सुनिए, जब तेल या वसा प्रकृति में वाष्पित हो जाएंगी तो वह गंध मारने वह कैसा है, वह खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाएगा। सीधा अब देखिए, वसा, तेल और वसा जब खाद्य युक्त से उपचयित हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगी, वाष्पित हो जाएंगी, तो इस पूरी प्रक्रिया को वर्गगंधिता कहते हैं। इसमें जैसे इसे रोकने या घटना वर्गगंधिता कहलाती है। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। वायुरोधी मतलब इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, ऐसा पूछ लेगा। वर्गगंधिता किसे कहते हैं, इसके बचाव का निम्न, तो हम लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थों को वायु पात्रों में रखना चाहिए। नंबर 2, निम्न ताप पर पके हुए खाने को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। जैसे गर्मियों के दिन में अगर यदि खाना पका हुआ है सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वह कुछ न कुछ तो अभिक्रिया कराएगा। जैसे हम वियोजन अभिक्रिया में देखेंगे, तापीय वियोजन अभिक्रिया में ताप से हो रहा था ना, सूर्य का प्रकाश या उष्मा किसी से भी अभिक्रिया करा लेगी तो वह खाना दूषित या गंध मारने लगेगा। इसी को विरिक गंधिता कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ जैसे आलू की चिप्स, सीधा याद कीजिए, आप सब लोग बहुत खाएंगे। आलू की चिप्स में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन किस लिए भरा जाता है, ये आप सब लोग क्वेश्चन करने का प्रश्न है। मतलब आलू की चिप्स कुछ भी देखिए, कुछ में मतलब जितना ही खाने पीने की है, जैसे मोटू पतलू है, कुछ भी है ले लीजिए, उसमें ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि भोजन को कई दिनों तक मतलब आलू की चिप्स को कई दिनों तक बनाए रखे। आप सब, ये चैप्टर अब खत्म होता है। ये वन शॉट में हम किए हैं इसे वन शॉट में वीडियो इसे कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ज्वाइन विथ अर्पित जरूर कीजिएगा। अब एक पार्ट का ये हो गया है, अब एक पार्ट का फिजिक्स का भी वन शॉट में ही करना चाहेंगे, लेकिन हो सकेगा तो करेंगे, जरूर करेंगे फिजिक्स का 1 चैप्टर में, मतलब 1 शॉट में। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।